नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। भिवानी के 3 दिवसीय दौरे के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। 3 दिन के दौरे में मुख्यमंत्री भिवानी जिले के दर्जनों गांव में गए, जहां लोगों के साथ उन्होंने संवाद किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल तोशाम, दुल्हेड़ी, सांडवा, कैमरू पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा स्टाइल में मूड़े पर बैठकर जनता की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के सामने ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं खुलकर रखी और अपने अपने गांव के लिए जरूरी सुविधाओं की मांग भी की। तो मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तोशाम, दुल्हेड़ी, सांडवा और केरू, इन चारों ही जगहों पर आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही, जहां पर लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने सुना। ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिनका मौके पे ही मुख्यमंत्री ने समाधान किया। जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका, उसके लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए। तो भिवानी दौरे का आज अंतिम दिन था और भिवानी के बाद देखिए तोशाम, दुल्हेड़ी, सांडवा और कैरू गए हैं मुख्यमंत्री, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रदेश के 100 गांव ऐसे हैं जिनकी 1966 से चकबंदी नहीं हो पाई है। कई ऐसे मसले हैं जिनको सुलझाने के लिए कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। कानून में परिवर्तन करके इन 100 गांव की चकबंदी होगी। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि टेंडरिंग को लेकर के ज्यादातर सरपंचों से बात की गई है। सरपंच हमारे साथ हैं, गांव का वो विकास चाहते हैं। सरपंचों को अगले बजट के बारे में बताया है कि किसको कितना बजट मिलेगा, सब उससे खुश हैं। 100 गांव ऐसे हरियाणा के जो 1966 बल्कि उससे पहले ही चकबंदी शुरू हो गई थी ज्वाइंट पंजाब में, जो आज तक नहीं हो पाए हैं। उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। कुछ स्टाफ का, मैं ये बात भी ठीक है, कहीं कहीं गांव में झगड़े हैं अपने, वो भी ज़्यादा उसके अंदर आड़े आ रहे हैं। कहीं कहीं जो शामलात ज़मीनें हैं उस पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। तो ऐसे कई मसले हैं, लेकिन उस पर अब नए सिरे से हम जो कानून में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। लेकिन इस 100 गाँव की चकबंदी आने वाले 1 वर्ष के अंदर हम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हर योजना में पब्लिक को जो लाभ मिला है, पब्लिक संतुष्ट है। चाहे वो आयुष्मान की बात है, चाहे राशन कार्ड की बात है, चाहे ओल्ड एज पेंशन की बात है, चाहे नौकरियों की बात है, एक एक चीज़ कुरेद करके मैंने पूछी है। और उसमें सब जगह, बल्कि कुछ जगह पर तो लोग कहते हैं आपके आंकड़े कम हैं, हमारे यहाँ नौकरियाँ इससे भी ज़्यादा लगी हैं। अब हमारे पास जो आंकड़े हैं वही बताएंगे, तो गलत आंकड़े बोलने का हम कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सबको बराबर प्रॉपर लाभ उन चीज़ों का मिल रहा है, लोग संतुष्ट हैं। जहाँ तक ई टेंडरिंग का विषय है, आपने देखा है कि सब गाँव के लोग, और बल्कि जितने गांव में मैं गया हूं, सब सरपंच इक्का दुक्का ने ये कहा कि मजबूरी में हम वहाँ चले गए थे उनके साथ, लेकिन अब उनके साथ हम नहीं हैं। हम अपने गांव का विकास चाहते हैं। जितना पैसा हमने भेजा वो सारा लगा चुके हैं। मैंने तो अगले साल के बजट पे उनको हर गांव को बता दिए कि आपके यहाँ इतना बजट आएगा, आपका इतना आएगा, आपका इतना आएगा। सब उससे प्रसन्न। लोगों ने अपनी बात जो है हम तक पहुँचाई है। तो इन 7,000 से ऊपर जो लोगों ने हमारे तक बात पहुँचाई है, इनके सबकी जो भी लिखित शिकायतें हैं, लिखित उनके डिमांड्स हैं या सुझाव हैं, उन सब के ऊपर एक एक करके काम किया जाएगा। और प्रदेश के यानी सरकार के नाते से हर विभाग या स्थानीय तौर पर हमारे डिप्टी कमिश्नर और एसपी, ये सब अपने अपने काम को पूरा करके और जल्दी इन तक हम संपर्क करके इनके बारे में इनको जानकारी देंगे। इस इलाके में पानी बहुत कम आता है। एक तो पानी की कमी है, दूसरा ये दूर दराज का एरिया है। तो जिन नहरों में या रजवाहों में अभी 7 दिन के बजाय 3 दिन पानी आता था, 7 दिन ही आना चाहिए था, वो हमने आश्वस्त किया है कि इस बार से वो 7 दिन पूरे का पूरा चलेगा। उसका रोटेशन पानी की उपलब्धता के हिसाब से तय होगा कि उस पानी को 7 दिन से और ज़्यादा कितना बढ़ाया जा सकता है। आखिर पानी ऐसी चीज़ है, उपलब्ध होने पर ही आगे वो सप्लाई किया जा सकता है। अन्यथा पानी का और जो स्रोत हैं हमारे उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे पानी बढ़ेगा तब देंगे। हमने अपील की है कि पानी का उपयोग भी कम करें, खास करके मेरा पानी मेरी विरासत, धान की बिजाई कम करके और फसलों की बुआई करें। रिचार्जिंग वर्षा के दिनों में पानी का हो करके और ज़मीन में पानी जाना चाहिए। और वो जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जितने भी हैं, चाहे वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनको बढ़ा करके भी पानी का रीयूज़। तो तोशाम के गांव में जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैरू गांव स्थित चिंकारा प्रजनन केंद्र पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। कैरा गांव से पहले मुख्यमंत्री सांडवा गांव भी गए, जहां पर उन्होंने पीएचसी सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को पीएचसी में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा
मुख्यमंत्री ने तोशाम पुलिस स्टेशन का भी औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने तोशाम पुलिस स्टेशन के तमाम रिकॉर्ड्स की जांच की है। मुख्यमंत्री ने थाने में साफ सफाई व्यवस्था की तारीफ की। सफाई व्यवस्था को लेकर के एसएचओ को उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। इसके अलावा थाने में बेड की व्यवस्था के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। तो भिवानी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन संवाद कार्यक्रम के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने तोशाम में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनका मौके पर ही समाधान की कोशिश की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब सभा चौपाल का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तोशाम थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने थाने में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर एसएचओ की तारीफ की। तोशाम के बाद मुख्यमंत्री दुल्हेड़ी गांव पहुंचे, जहां पर सेना की ड्रेस पहने बच्चों ने मुख्यमंत्री का भव्य रूप से स्वागत भी किया। तो चौपाल का उद्घाटन किया गया, बच्चों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, थाने का निरीक्षण किया गया और ग्रामीणों से संवाद। ये आज के कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। तो शाम मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां पर चौपाल का उद्घाटन किया। बच्चे मौजूद थे जिन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तो कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन जारी है और इसी कड़ी में बवानीखेड़ा में कांग्रेस के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। धनाना गांव में पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों को संबोधित किया। बवानीखेड़ा से पहले दीपेंद्र हुड्डा नारनौंद पहुंचे, जहां पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस ने सम्मेलन का आयोजन किया था। सिसाई गांव में आयोजित सम्मेलन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ग्रामीणों को संबोधित किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों की आवाज को उठाया है। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी ने किसानों पर अत्याचार किया और संसद में किसी ने आवाज को नहीं उठाया। दीपेंद्र हुड्डा ने यह दावा किया कि वो अकेले ऐसे सांसद थे जिन्होंने संसद के अंदर किसानों की आवाज को उठाया। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर भी दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह बीजेपी की साजिश का हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। आज हरियाणा के अंदर कोने कोने में मैं जा रहा हूं। आज हरियाणा में बदलाव, हर व्यक्ति के चेहरे पे बदलाव है। आज पिछली बार 19 में तो सरकार ये 75 पार की हवा निकाली थी। इस बार हरियाणा, पूरे प्रदेश के कोने कोने में हरियाणा वासी बदलाव और परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं। मगर आपको बड़ी समझ से और बड़ी सूझबूझ के साथ आपको और हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं नारनौंद से पूछना चाहता हूं, नारनौंद हल्के से पूछना चाहता हूं, सिसाई गांव से भी पूछना चाहता हूं। भाई, इस लड़ाई में जब लड़ाई होगी, सीधी लड़ाई है, सीधी लड़ाई है, मिसफायर मत करना, बीच में मिसफायर नहीं, सीधी लड़ाई। एक तरफ ये हैं जिन्होंने हरियाणा का भट्टा बिठाया है और एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार थी तो लगभग 800 खिलाड़ियों को अलग अलग पदों पे बिना भेदभाव के नियुक्ति मिली थी और देश में हरियाणा के युवा का नाम पूरे दुनिया के अंदर और देश के अंदर हरियाणा का युवा का नाम रोशन हुआ था बिना भेदभाव के। आज जो बीजेपी में है, हमारे पहलवान योगेश्वर दत्त उस समय डीएसपी भर्ती हुए थे, तो बबीता फोगाट आप बहन हमारी, उन देश का गौरव है ये, वो भी उस समय डीएसपी भर्ती हुई थी। तो हमारे जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह जी, वो भी उस समय हुड्डा सरकार में डीएसपी भर्ती हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं, 9 साल एक किसी खिलाड़ी को नियुक्ति नहीं। साक्षी मलिक, हमारी मोखड़ा की बेटी, जो पिछले ओलंपिक के अंदर 2 मेडल आए देश के, ओलंपिक के अंदर 2 ही थे, इससे पिछले वाले में। इस बार तो बजरंग पुनिया का, रवि दहिया का मेडल, इस बार नीरज चोपड़ा के हमारे मेडल, पिछली बार 2 ही के मेडल थे, पीवी संधू और साक्षी मलिक। आज तक साक्षी मलिक को नियुक्ति पत्र नहीं मिली, जंतर मंतर पे धरने में बैठना पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं है, उनको अपमान का सामना करना। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर कहा कि पार्टी 6 अप्रैल को हर घर तिरंगा फहराएगी। उन्होंने चुनाव को लेकर के भी कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। राहुल गांधी के मामले पर ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस को बेवजह हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। भूपेंद्र हुड्डा ने सही बात कही और यही बात खड़गे को भी बोलनी चाहिए थी। हम 6
अप्रैल को स्थापना दिवस पर 5 लाख घरों पर हमारे सब पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता उनके घरों पर सुबह झंडा फहराएंगे। 9 बजे, उससे पहले भी निकल सकते हैं, हमने एक समय रखा। फिर हमने 10:30 बजे का समय रखा है कि हर बूथ पर सारे अपने बूथ अध्यक्ष के घर पे इकट्ठे आ जाएं और वहाँ पर आकर जो है एक झंडा वहाँ मिलकर लगाएं और उसके बाद वहीं बैठ जाएं, क्योंकि 9:45 पर प्रधानमंत्री जी का भाषण उद्बोधन होने वाला है स्थापना दिवस के मौके पर। पार्टी की 6 अप्रैल 1980 से जो यात्रा चली है उस यात्रा पर उनका हम लाइव उद्बोधन सुनेंगे और उसके बाद एक कार्यक्रम रखा है कि दीवार लेखन। तो सिंबॉलिक रूप से हर बूथ पर एक स्थान पर दीवार भाजपा के समर्थन की लिखेंगे। जिसकी दीवार है कार्यकर्ता की है या कि हमारे समर्थक की है, किसी अन्य की भी है, तो उसकी अनुमति लेकर। तो ये कैंपेन उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शुरू करने वाले हैं, हमको भी करना है, जिला अध्यक्षों को भी करना है, मंडल अध्यक्षों को भी करना है, बूथ अध्यक्षों को भी करना है। हर लेवल तक ये कैंपेन पहुंचेगा। बीजेपी तो अपनी पूरी तैयारी में है, वो तो निर्णय तो जो है केंद्र करता है कौन से चुनाव कब होने वाले हैं। अभी इसका कोई निर्णय नहीं है, उन्होंने केवल ऐसे ही सोनीपत में मैं उस कार्यक्रम में था, उन्होंने टेस्टिंग के लिए एक तरह से कि भाई, तो हमारे सब आपको हैरान होगी बूथ पालक थे, 1800 बूथ पालक। सोनीपत लोकसभा में 1800 बूथ हैं, हर बूथ से एक पालक आया हुआ था जिनके सामने अमित शाह जी बात कर रहे थे। ये भाजपा का संगठन है, उन्होंने कहा हम तैयार हैं। अच्छा कहा हुड्डा साहब ने, खड़गे जी भी यही कहते तो अच्छा होता। ये काले कपड़े पहन के जाकर जो नोटंकी कांग्रेस ने की, इसकी जरूरत नहीं थी। वास्तव में ये लीगल लड़ाई है। प्रदीप चौधरी जी जैसे यहाँ कालका वाले थे, उन्होंने कोई कपड़े वपड़े थोड़ी पहने काले, कहीं अपने समर्थकों के साथ नोटंकी थोड़ी की। हाई कोर्ट गए और अपना स्टे लिया और विधानसभा वापिस आ गए। यही करना था कांग्रेस ने। कांग्रेस ने जो नोटंकी की पूरे देश में, वो गलत है। हुड्डा साहब ठीक कह रहे थे कि लीगल लड़ाई है और ये समझ उनको खड़गे साहब को भी देनी चाहिए थी कि इस पर नोटंकी। यमुनानगर में कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक के बाद एक सरकार पर कई सवाल खड़े किए, जमकर निशाना साधा, तो वहीं शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूपेंद्र हुड्डा के सभी बयानों पर पलटवार किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में यमुनानगर को हरियाणा में ये लोग मानते ही नहीं थे। यमुनानगर के उस पर क्या हालात थे सब जानते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के मंच से चुनावी घोषणाएं, पेंशन 6000 करने, बिजली 300 यूनिट फ्री, इन सब पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये व्यवस्थाएं खराब करना चाहते हैं, केवल लालच देकर के वोट हासिल करना चाहते हैं। हम लोग व्यवस्था को सुधार रहे हैं, कुछ भी वादा करेंगे तो हुड्डा साहब फ्री कहां से लाएंगे। कोई इतना ना तो हरियाणा में कोई आधार है और मैं नहीं समझता कि कोई गंभीरता तो इसको ले रहा है, इस पार्टी को गंभीरता से ले नहीं रहा। वो कुछ इस प्रकार के काम करते हैं जहां कानून का कोई उल्लंघन होता है, फिर उसके बाद वो दिखाते हैं कि हमारे साथ अन्याय रहा। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं, मैं नहीं समझता हरियाणा में कोई गंभीरता से आम आदमी पार्टी को ले गया है। कुछ की बजाय और ज्यादा कह सका कोई बात नहीं, कौन रोकने वाला। चुनाव से पहले तो कुछ भी वादा कर दो। फ्री देना कहां से देंगे? फ्री मतलब हुड्डा साहब कहां से लेके आएंगे फ्री? मतलब ये एक लालच देना है व्यक्ति को, देखिए हम आपको ये चीज फ्री देंगे, आप हमें वोट दो। हमने भी फ्री दिया। हमने कहा किसान से कि आपके पास जो कर्जा है, आप हम उसका सारा ब्याज माफ करेंगे। आप केवल वो मूल धंधे में जो आपने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले लिया था, वो मूल धन में वापस। लेकिन हमने वादा नहीं किया था। हमने कहा कि इससे कोऑपरेटिव ठीक होगी, किसान का मदद होगा। हमने 1100 करोड़ का माफ किया। हमने बिजली के मामले में ठीक करने के लिए हमने काम किया। हमने उनसे कहा कि भाई ठीक है, आपका कनेक्शन किसी वजह से कट गया, आपके पास बहुत पेनल्टी लग गई, आपके पास सरचार्ज बहुत लग गया। हम आपसे बात कह रहे हैं कि आपने जितनी की बिजली खर्च करी, आप उतनी बिजली दे दो, के पैसे दो, बाकी हम सारा माफ कर, हमने सारा माफ कर दिया। और वो भी सिस्टम भी ठीक चल गया और सारा का सारा उस प्रकार से आज आपके सामने कि हम 24 घंटे बिजली भी दे रहे हैं, 2000 करोड़ के प्रॉफिट में भी है। जब इनकी सरकार थी तो बिजली महंगी थी, 27,000 करोड़ के घाटे में थी और 24 घंटे थी नहीं। व्यवस्था खराब करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पैसा तो प्रदेश। तो करनाल में बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी और मुआवजे को लेकर के भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया है। इसमें बरसात और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों को लेकर के किसानों ने स्थिति को स्पष्ट किया है। किसानों ने कहा है कि मौसम की मार से फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार उन्हें पोर्टल में उलझा रही है।
ऐसे में उन्हें पोर्टल पर विश्वास नहीं है। किसानों ने मांग की है कि सरकार की कमेटी खेत में जाए और गिरदावरी करे। वहीं यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने यह कहा कि 6 अप्रैल को किसान करनाल में जुटेंगे और इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। सबसे आज का हमारा मेन एजेंडा है, मुद्दा है फसल खराबे का है। आज किसान तराई कर रहे, लगातार बीती रात भी बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है और किसान कहीं का नहीं रहा। तो ये आज किसान भवन करनाल में जिला भर के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता आए हैं और ये निर्णय लिया कि 6 तारीख अप्रैल को करनाल की सड़कों पर रोष प्रदर्शन करेंगे। जाट भवन से इकट्ठे होकर के सड़कों पर चलेंगे और वहाँ जिला प्रशासन के दरबार में पंचायत लगाएंगे और वहाँ डिप्टी कमिश्नर को बुला करके गिरदौरी का जो क्या स्टेटस है, किस तरह की गिरदौरी है, आप किस तरह के मापदंड अपना रहे हो, क्योंकि पोर्टल पर हमें विश्वास नहीं है। पोर्टल सरकार के पास चाबी है उसकी, वो उसको खोल ले, किस तरह खोल ले, किसान को कोई कल को पता नहीं चलेगा इस बात का। हमेशा जो गिरदौरी का रूप हम ये कहते हैं कि हर गांव में कमेटी बनाई जाए, पटवारी, नंबरदार और कृषि विकास अधिकारी हर गांव में जाए, हर एकड़ में जाए, किले के कोने कोने पर जाकर के किसानों के नुकसान की तलाश करें, उसको कहते हैं। तो अनाज मंडी में गेहूं की 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन वहां की बदहाल स्थिति को देखकर लगता है कि मंडी प्रशासन की तैयारियां अभी पूरी नहीं है। मंडी में अभी तक किसानों के लिए कोई मूलभूत सुविधाएं तक यहां उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। सुरक्षा को लेकर के उचित प्रबंध का नहीं होना इसमें एक मुख्य कारण है। आड़तियों का यह कहना है कि चोरियों की वारदात लगातार बढ़ रही है। रात के समय आड़तियों के सरसों की बोरियां चोरी होती हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा। वहीं दूसरी तरफ मंडी के जमींदार शेड में भी अतिक्रमण के कारण किसानों में मंडी प्रशासन को लेकर के रोष है। सीजन के समय मंडी में सीवर डालने का काम शुरू हो गया है, इससे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर हुई खुदाई ने किसानों को सड़कों पर फसल डालने पर मजबूर कर दिया है। एंक्रोचमेंट है, सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है और किसानों का जो माल आता है वो सब हमें इधर उधर डलवाना पड़ता है। इसमें अवैध पार्किंग और उससे सारी रेडियो से भरी रहती है मंडी के फंड। हमें सिर्फ सरकार एक ढेरी कराने के लिए हर आड़ती भाई को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में रेहड़ियां लगी हुई है, इसको लेकर मार्केट सचिव से कभी कहा है इनको? बहुत दफ़े कहा है, बहुत दफ़े मिले हैं, सचिव से भी मिले हैं, स्टाफ से भी कहा है, एसडीएम से भी कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सब लोग कह देते हैं, कहीं ऊपर से फोन आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है। सबसे बड़ी समस्या हमारी अनाज मंडी में चोरी की है। कल भी मेरा एक कट्टा चोरी हो गया, 8-10 आड़तियों के कट्टे चोरी हो, सरसों रोजाना चोरी हो रही है। कोई दिन ऐसा है जिस दिन सरसों चोरी नहीं हो रही है। अब 2 चौकीदार भी कर दिए हमने। रात को पुलिस की गश्त होती नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया था और उसके बाद भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। सारे गेट खुले होते हैं, रात को सब्जी मंडी की गाड़ी आती है और वो सरसों लोड होकर चली जाती है उनमें। तो राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पारित होने के बाद राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी डॉक्टर्स में हड़कंप मचा हुआ है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में हरियाणा प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान कर चुका है। इसका मिला जुला असर देखने को मिला है। सोनीपत में हड़ताल के चलते अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी की सेवाएं बाधित रहीं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूर दराज से आने वाले मरीज बिना इलाज करवाए ही वापस लौटे। रेवाड़ी में भी निजी अस्पतालों में हड़ताल का अच्छा खासा असर देखने को मिला है। इसके अलावा सिरसा जिले में भी आईएमए की हड़ताल से मरीज परेशान हुए हैं और मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ा है। तो वहीं यमुनानगर जिले में भी डॉक्टर 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि सरकार लोगों के लिए योजनाएं बनाए, ना कि डॉक्टर्स के ऊपर दबाव। ये कोई पथरी का दर्द है हमारे पेशेंट को, उसके लिए 3 इंजेक्शन प्रोवाइड थे। 3 में से 1 नहीं है, 2 हैं, उन्होंने लगाए हैं। बाकी देखते हैं, बाहर से लाने के लिए बोला, जैसा भी देखते हैं बता। तो इस चीज़ को तो प्रॉब्लम सारे ही फेस कर रहे हैं, हम सारे पेशेंट फेस कर रहे हैं। बाकी देखते हैं जैसा होता है। पेशेंट को परेशानी है, उसकी हड़ताल से कल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? डॉक्टर से किसी के जान मान को भी हानि हो सकती है। हम तो यही कहना चाहेंगे, इस चीज़ को ख़त्म करो पोलाइटली, कि पेशेंट को परेशानी नहीं हो। बाकी देखते हैं इसका क्या निकलता है। आज राजस्थान के राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जो राजस्थान के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, उसको समर्थन देने के लिए आज हम लोग 24 घंटे के लिए टोकन स्ट्राइक पर हैं। और आज सोनीपत के आईएमए के जितने भी सदस्य हैं वो
24 घंटे के हड़ताल पर हैं और वो अपनी सेवाएं 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आज पूरा हरियाणा, मैं सिरसा की अकेले की बात नहीं कर रहा, पूरा हरियाणा मतलब पूरी तरह से इस राइट टू हेल्थ बिल जो राजस्थान सरकार लेके आई है, इसे बेहद दुखी है। ये ना तो पब्लिक के भले में है और ना ये डॉक्टरों के भले के लिए है। ये केवल और केवल जुमलेबाजी के लिए आया हुआ एक बिल है कि ये स्टेज पर खड़े होकर के पॉलिटिशियन ये कह सके, वो राजनीतिक, कि भी आप किसी अस्पताल में जाओ आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी, कोई आपको मना नहीं करेगा, अगर मना करेगा तो हम देखेंगे। अब ये कोई डॉक्टरों को प्रताड़ित कर करे आप जनता को खुश कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी निवेदन, हाथ जोड़ करके निवेदन मतलब राजस्थान की सरकार से है, बाकी राज्यों की सरकार से भी है कि आप अपना मतलब जो सरकारी तंत्र है इसको बढ़िया क्यों नहीं बनाते। अगर आप सरकारी तंत्र को बढ़िया बनाओगे तो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विरोध का मेन मुद्दा ये है कि अगर सरकार पब्लिक को एक फैसिलिटी देना चाहती है तो उसके लिए उनको किसी प्रकार की बीमा योजना वगैरह जैसे आयुष्मान है उसी को उसमें चार्जेस बढ़ा दें, उसमें उनके एक्सरे की फ्री की व्यवस्था भी ऐड करा सकते हैं। जो आयुष्मान अस्पताल है वहाँ पे वो कार्ड लेके अपना आयुष्मान वाला जाएं और अपना एक्सरे भी फ्री करा लें, इमरजेंसी में जो इलाज कराना है इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसी में फ्री करा लें, जिसके अंदर पैकेज में अभी तक सिर्फ ऑपरेशंस या कोई इमरजेंसी एडमिशन के अलावा कोई इलाज नहीं करा जाता, उसी में वो फ्री करा दें। बहादुरगढ़ के जाखोदा गांव में सेफ्टी टैंक में उतरे 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये 4 लोग सेफ्टी टैंक में उतरे और इस दौरान इनकी जान चली गई है। पानी की निकासी के लिए यहां पर आपको बता दें कि पाइप लगाते वक्त राजमिस्त्री टैंक में बेहोश हो गया। राजमिस्त्री को बचाने के लिए मकान मालिक टैंक में उतरा तो मकान मालिक की भी हालत खराब हो गई। दोनों को बचाने के लिए 2 और लोग सेफ्टी टैंक में उतर गए, उनकी हालत भी खराब हुई और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस चालक की मदद से सभी को बाहर निकाला। अस्पताल ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों ने इन 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। जाखोदा गांव में पता लगा है कि सीवर का टैंक साफ करते हुए 4 लोगों की मौत हो गई है। एक उसमें जो मुझे अभी जानकारी है एसडीएम साहब मौके पे हैं, एक तो वो मकान का मालिक था, वो अपना घर का ही सीवर सेफ्टी टैंक था उसको साफ कर रहे, एक तो मिस्त्री था और 2 मजदूर थे। बड़ा अफसोसजनक हादसा है, अभी जगह आगे देखेंगे, मैं रेस्क्यू साहब जा रहे हैं, तो देखते हैं कारणों का पता लगाएंगे। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना है।